नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 31 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फोर्ट्रेस मॉडल ऑफ कंजर्वेशन जो है वो अब पुराना हो गया है, अब कोहैबिटेशन वाले मॉडल की आवश्यकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इंडिया और चाइना 1983 में बराबर थे, जीडीपी पर कैपिटा दोनों की सेम थी $293, लेकिन चाइना 15 गुना बढ़ गया, इंडिया से काफ़ी आगे निकल गया, इंडिया ग्रो नहीं कर सका, कंपैरिजन है। तीसरा आर्टिकल एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैम मानेकशॉ और करियप्पा दोनों फील्ड मार्शल थे, तो उनकी स्टोरीज बताई गई हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो आप एथिक्स में और दूसरी जगह पे एज ए एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जो फोर्ट्रेस मॉडल है टाइगर्स को कंजर्व करने का, वो मॉडल अब पुराना हो गया है, वो मॉडल आज के समय में काम नहीं करेगा। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप टाइटल देखो, टाइटल क्या है, आउट ऑफ फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मतलब किला। तो देखो, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन जो है ये एक पुराना मॉडल है, और फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल ये कहता है अगर नेचर को बचाना है ना, तो इंसानों को दूर रखो नेचर से, एक किला बना दो और किले के अंदर सिर्फ बिल्कुल जो शुद्ध प्रकृति और जानवर हैं वो रहेंगे उस किले के अंदर, और इंसान नहीं रहेगा। इंसान रहेगा उस फोर्ट्रेस के बाहर, यानी उस किले के बाहर। ये जो कंसेप्ट है ना फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का, ये हमने लिया था अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से। ये कंसेप्ट येलोस्टोन नेशनल पार्क से पॉपुलर हुआ, और हमने, आपको याद होगा 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ना, तो हमने भी यही मॉडल अपना लिया। हमने जो टाइगर रिजर्व बनाए उसमें यह प्रोविजन किया, जो बिल्कुल अंदर का एरिया रहेगा वो रहेगा कोर एरिया, और कोर एरिया के बाहर वाला एरिया रहेगा बफर एरिया। और प्रोविजन यह किया गया कि कोर एरिया मतलब ह्यूमन फ्री जोन, कोर एरिया मतलब फोर्ट्रेस, किला बना दो, यहां पे कोई इंसान नहीं जाएगा, यहां पे शुद्ध प्रकृति और जानवर मौजूद रहेंगे सिर्फ और सिर्फ। और जो कोर एरिया के बाद बफर वाला एरिया है, यहां पे थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटी थी वो अलाउड थी। लेकिन इस मॉडल में ना एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, जिन्हें हम ह्यूमन फ्री जोन बोल रहे हैं ना, यानी कोर एरिया, कि यहां पे इंसान नहीं जाएंगे, यहां पे सिर्फ प्रकृति और जानवर रहेंगे। यहां पे देखो ऑलरेडी ना सदियों से बहुत सारे जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग थे ना, वो रह रहे थे, वो इस कोर एरिया को अपना घर समझ के रह रहे थे सदियों से। लेकिन जब ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया ना, फोर्ट्रेस मॉडल, तो इसमें वही आदिवासी जो सदियों से कोर एरिया में रह रहे थे वो हो गए ट्रेसपासर, मतलब घुसपैठिए। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया गया, उन्हें कंजर्वेशन रिफ्यूजी कहा गया। ये देखो एक प्रकार का ना हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। अब देखो, ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ना अब एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने अब एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, और यह नया पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि इंडिया में ये जो फोर्ट्रेस वाला मॉडल है ना, ये चल नहीं पाया। क्योंकि देखो, हमें हमारा जो मॉडल है ना वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला मॉडल मतलब टाइगर को बचाना है ना, तो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है टाइगर्स को बचाना। टाइगर्स को बचाने का काम अलग अलग स्टेक होल्डर्स का है, और उसमें ट्राइबल्स भी शामिल हैं। ट्राइबल्स भी उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि हम टाइगर्स को बचाएंगे, हम जानवरों को बचाएंगे, जीव जंतु, नेचर, ये हमारे लिए देवी देवता हैं, जो ट्राइबल्स अक्सर सोचते हैं। तो जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, इस नए पॉलिसी फ्रेमवर्क में यह बोला जाता है कि ना जंगल के आसपास या फिर जंगल के अंदर कोर एरियाज में सदियों से जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं ना, वो देखो स्टेक होल्डर है, वो ट्रेस पासर नहीं है, दे आर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब हित धारक, उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति सब जंगल से जुड़े हैं, वो घुसपैठिए नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है ना
कि वो ट्रेस पासर है, ये माइंडसेट बदलना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट नए पॉलिसी फ्रेमवर्क का याद दिलाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये क्या है? ये देखो एक लैंडमार्क कानून है। इसमें ना सदियों से ट्राइबल्स के साथ में जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश की गई। सदियों से क्या इनजस्टिस हो रहा था? वही चीज ना, पहले अंग्रेज 1927 में एक फॉरेस्ट एक्ट लेके आए। उस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया, उन्हें लकड़ी चाहिए थी रेलवे वगैरह, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए। तो उन्होंने भी ट्राइबल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप पेड़ नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर आज़ाद भारत में भी उनके साथ में इनजस्टिस हुआ। उनको ट्रेस पासर बोला गया कि आप जंगल में नहीं रह सकते, आप यहाँ से बाहर जाइए। तो ये सारा जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था उसके लिए ये लाया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसमें दो तरह के राइट्स दिए गए थे ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में। एक तो इंडिविजुअल राइट्स, यानी आदिवासी परिवारों को ना जमीन का पट्टा जिस पर वो खेती कर सकते हैं देने का प्रोविजन किया गया था इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। तो ये तो इंडिविजुअल राइट्स की बात थी। इसके अलावा कम्युनिटी राइट्स का प्रोविजन भी किया गया था इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में कि पूरा जो गांव है ना उसके पास में अधिकार होगा कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज कर सकता है फॉरेस्ट से। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे देखो तेंदुआ पत्ता है, महुआ है, इनको इकट्ठा करने का अधिकार जो जमीन पे गिरा हुआ है, इनको इकट्ठा करने का अधिकार ट्राइबल कम्युनिटी को दिया गया था जंगल में। और इन राइट्स को, यानी पहला तो था इंडिविजुअल राइट्स और दूसरा जो राइट्स है इनको बोला गया कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। समझ गए? तो ये प्रोविजन किए गए थे कौन से एक्ट में? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। तो इसके बारे में ना ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का नया पॉलिसी फ्रेमवर्क ये कहता है, पहले ना ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत उनको मान्यता दो, उनको राइट्स दो जिनका प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है। उसके बाद उनके रीलोकेशन की बात करो, उसके बाद ये बात करो कि उनको किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर दिया जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है। और देखो आर्टिकल कहता है कि ना आजकल ना सरकार फॉरेस्ट को ना सिर्फ क्लाइमेट यूटिलिटी के नजरिए से देखती है कि अच्छा फॉरेस्ट जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी यूटिलिटी है। और इवन जुडिशरी भी ना लंबे समय से जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या फिर ट्राइबल्स के जो क्लेम्स हैं उनको जल्दी से सेटल डाउन कर देती हैं बिना डीप में जाए। तो देखो नई जो ट्राइबल पॉलिसी आई है ना, मतलब पॉलिसी नहीं आई, नया जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है ना, तो ये इस सोच को बदलता है कि फॉरेस्ट सिर्फ कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट एक्चुअल में ना लोगों का घर भी है। तो हमें अपने माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। फिर देखो आर्टिकल ना 2024 के एक डायरेक्टिव का जिक्र करता है। 2024 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक डायरेक्टिव दिया था और यह कहा था कि टाइगर रिजर्व से ना एक साथ सारे जो विलेजर्स है ना उनको बाहर निकाल दो। लेकिन देखो नया जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का, वो इस फैसले को पलट देता है। नया पॉलिसी फ्रेमवर्क ये कहता है ट्राइबल्स का रीलोकेशन कोर एरिया से वो देखो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, यानी लास्ट उपाय के तौर पे होना चाहिए। पहले दूसरी चीजें ट्राई करो, अगर बात नहीं मन पाती है तो लास्ट जो एक्शन है वो होना चाहिए कि ट्राइबल्स को उनके घर से निकाल दो और कोर एरियाज को खाली करो। ये लास्ट उपाय होना चाहिए। और देखो जो ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है ना, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिजेक्ट करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब या तो हम या आप नहीं। नया पॉलिसी फ्रेमवर्क कहता है सस्टेनेबल कोहैबिटेशन पे रिसर्च करो। ये देखो सस्टेनेबल कोहैबिटेशन मतलब दोनों एक साथ रह सकें, जानवर भी इंसान भी। और इसके लिए रिसर्च किया जाना चाहिए, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए ताकि कुछ इनोवेटिव मेथड्स निकल के आते हैं तो बहुत फायदा होगा। जैसे एग्जांपल दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश का, मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश में ना एक ट्राइब है ईडू मिसमी। वो लोग ना टाइगर्स को अपना बड़ा भाई मानते हैं, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई है हमारा। वो खुद टाइगर्स का शिकार नहीं करते और ना ही करने देते हैं।
तो ये देखो कोहैबिटेशन का ना एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। और अगर फिर भी देखो, मतलब नया ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है बहुत सारी बातें बोलता है, और अगर फिर भी किसी ट्राइबल को निकाला गया जो सदियों से वहां पे रह गया है, तो फिर देखो जिस ऑफिसर ने निकाला है ना, उस ऑफिसर पर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लग सकता है। और ये जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है। साथ ही देखो एक थ्री टीयर प्रॉब्लम्स को समाधान करने का एक मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब 3 टीयर होंगे। सबसे पहले जो ट्राइबल्स जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो पहले टीयर पे शिकायत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता है तो वो दूसरे टीयर पे शिकायत करेंगे, फिर भी नहीं होता है तो वो तीसरे टीयर पर शिकायत करेंगे। तो 3 टीयर का मैकेनिज्म बनाया गया है ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच कंजर्वेशन को ना पीपल सेंट्रिक बनाती है, लोगों पर आधारित बनाती है। लेकिन देखो इसमें ना चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज देखो, वो लोग या फिर ट्राइबल्स जो सदियों से जंगलों के अंदर रह रहे हैं ना, कोर एरियाज में, अब उनमें ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल मांग रहे हैं, जो हॉस्पिटल मांग रहे हैं। तो सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज की नीड्स एक जैसी नहीं है। कुछ को स्कूल कॉलेज चाहिए वहीं पे, मतलब वो डेवलपमेंट चाहते हैं, और कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस वजह से ना आपको केस बाय केस बेसिस पे देखना होगा। एक पॉलिसी सबको नहीं खुश कर सकती, समझ गए? और फिर दूसरे पॉइंट में राइटर बोलते हैं, देखो भैया टाइगर होता है एक इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब टाइगर है किसी इकोसिस्टम में, मतलब पूरा इकोसिस्टम हेल्दी है, नदियां, घास, हिरन सब। लेकिन टाइगर को घूमने के लिए ना एक बड़ी टेरिटरी, बड़ा इलाका चाहिए। अगर आप कोर एरियाज के अंदर इंसानों को रहने दोगे तो फिर देखो टाइगर्स का ना कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा उन इंसानों के साथ में। इसी वजह से जो कंजर्वेशनिस्ट है ना, वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन फ्री कोर जोन होने जरूरी है, अदरवाइज टाइगर्स की संख्या जो बढ़ी है पिछले कुछ समय में वो नहीं बढ़ेगी बल्कि घट जाएगी। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो चलो पॉलिसी फ्रेमवर्क तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने बना दिया, लेकिन असली काम तो इंप्लीमेंटेशन का होता है। टॉप लेवल पे पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलता, लोकल लेवल पे इंप्लीमेंटेशन से काम चलता है। क्योंकि लोकल लेवल पे चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो देखो मानते नहीं हैं। क्योंकि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जिसने पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। तो स्टेट गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पॉलिसीज को मानता नहीं है, वो फिर भी बाहर निकालता जाएगा ट्राइबल्स को जो सदियों से वहां पे रह रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस राइटर के द्वारा बताए जाते हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है, जो फोर्ट्रेस मॉडल था ना, वो तो देखो पुराना हो गया है, और हमें ना कोहैबिटेशन पे काम करना होगा, लेकिन केस बाय केस बेसिस पे हमें लोकल सिचुएशन को भी देखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी के बारे में है। क्यों इंडिया पीछे रह गया और क्यों चाइना जो है वो आगे निकल गया। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो देखो कहानी की शुरुआत होती है 1985 से। 1985 में इंडिया और चाइना का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल बराबर, मतलब एक ही स्टार्टिंग लाइन पर हम खड़े थे। लेकिन आज 40 साल बाद आप तस्वीर देखिए, आर्टिकल कहता है 2025 तक चाइना की जो इकोनॉमी है वो 19 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। 19 ट्रिलियन डॉलर की, मतलब 15 गुना ज्यादा, 15 गुना ग्रोथ है। और इंडिया की इकोनॉमी का साइज है आज 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। ऐसा नहीं है इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया, इंडिया की इकोनॉमी ने भी 8.5 टाइम्स ग्रो किया। लेकिन देखो इंडिया और चाइना के बीच में ना गैप बहुत बड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण राइटर खोजते हैं। राइटर कहते हैं देखो चाइना का जो सिस्टम है ना, गवर्नेंस सिस्टम, ओपेक हाइब्रिड सिस्टम है। ओपेक हाइब्रिड मतलब वहां ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म है, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है, और साथ में देखो रेकलेस कैपिटलिज्म भी है, मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना। समझ रहे हो? सिस्टम कैसा है उस पर डिबेट हो सकती है,
लेकिन देखो उनका एक नॉर्थ स्टार है, एक टारगेट है जो सबके लिए क्लियर है, वो है नेशनलिज्म। लेकिन आप इंडिया से कंपेयर कीजिए। इंडिया में देखो नेशनलिज्म को लेके जब भी डिबेट होती है ना, तो कई बार उसे कम्युनलिज्म से जोड़ दिया जाता है, कई बार रीजनलिज्म की वजह से नेशनलिज्म कमजोर पड़ जाता है। चाइना में रीजनल ऑटोनॉमी की बात होती है, चाइना में भी रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, रीजन्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का सम्मान होना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन चाइना के लिए ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। चाइना के लिए ये सब चीजें सेकेंडरी है, सबसे ऊपर है नेशनलिज्म। ये जो सारी चीजें हैं ना, रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, ये तब तक ही सही हैं जब ये चाइना के नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हों, नेशनल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हों। अगर इन इश्यूज की वजह से, अगर इन्वायरमेंट की वजह से, ह्यूमन राइट्स की वजह से, रिलीजियस फ्रीडम की वजह से, रीजनल ऑटोनॉमी की वजह से अगर उनका नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो फिर वहां पे सरकार जो है ना, वो हैवी हैंड के साथ इन सब इश्यूज को इग्नोर करती है। तो वहां पे ना कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे इंप्लीमेंट हो गए, जनता ने देखो चूं तक नहीं की। हमारे देश में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट वाले विरोध करेंगे, एनजीओज विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वाले विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब इंडिया में चलता है। फिर राइटर बोलते हैं कि देखो दूसरा कारण है लीडरशिप की स्टेबिलिटी। लीडरशिप की स्टेबिलिटी, आप वहां के लीडर्स देखिए। डेंग जियोपिंग, जिन्होंने मॉडर्न चाइना की नींव रखी, इनके बाद में आए, मतलब ये रिफॉर्म लेके आए थे 1978 में। डेंग जियोपिंग के बाद में आए जियांग जेमिन, इसके बाद में आए हु जिनताओ। इन्होंने कम से कम देखो 10-10, 15-15 साल तक रूल किया। जैसे जियांग जेमिन है, इन्होंने 13 साल तक रूल किया, और हु जिनताओ ने 10 साल तक रूल किया, और अब सी जिनपिंग है, पिछले 13 साल से रूल कर रहे हैं। स्टेबिलिटी देख रहे हो, एक लीडर 10-15 साल रूल करता है, फुल कंट्रोल, एक विजन पर लंबा काम होता है। लेकिन आप इंडिया से कंपेयर कीजिए। इंडिया में देखो पिछली 40 सालों में ना 9 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, और राइटर कहते हैं 9 में से ना सिर्फ 4 का जो कार्यकाल था वो मीनिंगफुल था। राजीव गांधी का, नरसिम्हा राव का, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। बाकी जो पीएम आए ना, जैसे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, आर्टिकल कहता है इन सब की जो गवर्नमेंट्स थी ना, वो लेम डक गवर्नमेंट्स थी। मतलब पूरे समय ये अपनी सरकार ही बचाते रहे, इनका कोई विजन वगैरह नहीं था। पूरा समय इनका फोकस यही था कि बस सरकार कैसे ना कैसे बच जाए। आप खुद सोचिए, जब देखो पीएम को रोज ये चिंता करनी होती है कि मेरी सरकार गिरेगी या बचेगी, तो क्या वो 20 साल आगे का सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। अब देखो, इवन ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, फिर भी बता देता हूं। ये बोलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है, देखो वो तो ईमानदार थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल था ना, उसमें असली जो ताकत थी ना, वो एनएससी के पास में थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास में, और जिसको लीड कर रही थी सोनिया गांधी। तो नेक्स्ट पॉइंट राइटर क्या बोलते हैं? फिर राइटर बोलते हैं देखो, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, जो परिवारों वाली पार्टीज हैं, जो कि आजकल देखो परिवारवाद हर ही पॉलिटिकल पार्टी में है, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है परिवारवाद से। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बोला गया था कि परसेंटेज दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल बीजेपी में परिवारवाद 34% है, मतलब आंकड़े बता रहा हूं मैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना परसेंट किस में है। कांग्रेस में फॉर एग्जांपल 38% है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का परसेंटेज बताया हुआ था। एमपीज और एमएलएज देखे गए कि उनके माता पिता भी पास्ट में अगर एमपी एमएलए रहे हैं, तो यहां से जो नेपोटिज्म है उसका परसेंटेज निकाला गया। तो राइटर बोलते हैं देखो, जो परिवारों वाली पार्टीज है ना, वो परिवार के इंटरेस्ट को ऊपर रखती हैं, नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रखती हैं। और जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। और हमारे देश में देखो कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है, देश को बांटने की कोशिश की जाती है। और कई बार तो अपोजिशन क्या करता है, हर चीज़ का विरोध करता है। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो, बस विरोध करने के लिए विरोध है, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन नहीं, बस सरकार ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो हमें विरोध करना ही करना है। लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, हिम्मत नहीं होती किसी की विरोध करने की ज़्यादा।
प्रोजेक्ट जल्दी से इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने इस डैम का नाम अभी तक सुन ही लिया होगा। चाइना का एक फेमस थ्री गोर्जिस डैम है, थ्री गोर्जिस डैम। और हमारे देश का डैम है एक जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम। जो थ्री गोर्जिस डैम है यांगजे रिवर पे है, चाइना की कैपेसिटी जानते हो कितनी है? 22,500 मेगावाट। और सरदार सरोवर डैम की कैपेसिटी कितनी है? 15 गुना कम, सिर्फ 1450 मेगावाट। लेकिन देखो, आपको जान के हैरानी होगी, जहां थ्री गोर्जिस डैम को बनाने में लगे सिर्फ 10 साल, सिर्फ 10 साल लगे, और जो हमारा सरदार सरोवर डैम है इसको बनाने में कितने साल लग गए? 56 साल। समझ गए? थ्री गोर्जिस डैम को जब बनाया गया 10 साल में बन गया, 13 शहर डूब गए, 140 टाउन डूब गए और 1350 गांव डूब गए। 13 लाख लोगों को अपनी जगह से हटाया गया। क्या कोई प्रोटेस्ट हुआ? कोई आंदोलन हुआ? कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लटका? नो। चाइना ने कहा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर है, प्रोजेक्ट बनेगा, बस फुल स्टॉप। इसके बाद कोई नहीं बोलेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कंपनसेशन मिल जाएगा जिसको मिलना होगा। लेकिन हमारे देश में जब नेहरू थे ना, उन्होंने 1961 में इस प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन किया था और फाइनली कंप्लीट हुआ 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनाग्रेशन किया। 56 साल जानते हो क्यों लग गए? 1985 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के नाम पे केस कोर्ट में गया, लंबा चलता रहा और प्रोजेक्ट को सालों लग गए। नर्मदा का जो पानी है वो समुद्र में वेस्ट होता रहा। लेकिन आज जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों की जो प्यास है, ये जो प्रोजेक्ट है वो बुझा रहा है, खेती के लिए पानी भी दे रहे हैं। तो चाइना ने देखो डेवलपमेंट को चुना और हम फंस गए प्रोसेस में। हम किस में फंस गए? प्रोसेस में। समझ गए? और हमारे देश में देखो एक्टिविज्म को ना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करने के लिए। इसे बोलते हैं वेपनाइज्ड एक्टिविज्म। मतलब एक्टिविज्म को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है तमिलनाडु में ना कॉपर की एक फैक्ट्री थी, स्टरलाइट कॉपर प्लांट। क्या था? आपको निकाल के बता देता हूं। आजा भैया, आजा आजा, कहाँ गया? गुम हो गया। चलो बता देता हूं, वैसे बता देता हूं। स्टरलाइट कॉपर प्लांट था, तमिलनाडु में है। तो हुआ क्या, इन्वायरमेंट के नाम पे ना प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा खासा कॉपर यहां से निकल रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ, प्लांट बंद कर दिया गया। रिजल्ट, इंडिया जो देखो दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में था ना, एक साल के अंदर इंडिया कॉपर का नेट इंपोर्टर बन गया। हम कॉपर बाहर से खरीदने लगे। सीधा सीधा देखो देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ। आप ना तमिलनाडु के ही कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया को एनर्जी की जरूरत है, हमने न्यूक्लियर प्लांट वहां पे लगाया, वहां पे भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। और देखो आखिरकार 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने खुद बोला कि ये जो एनजीओ लोग कुडनकुलन प्लांट का विरोध कर रहे हैं ना, ये मोस्टली यूएस बेस्ड हैं। ये हमारे देश की एनर्जी जरूरतों को नहीं समझते। सोचिए, देश का पीएम खुद कह रहा है कि प्रोटेस्ट के पीछे यूएस बेस्ड एनजीओस का हाथ है। इवन देखो विजिंगजम जो पोर्ट है ना केरला में, जो कंप्लीट हुआ, विजिंगजम इंटरनेशनल पोर्ट, यहां पे ना मछुआरों ने विरोध किया और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, इन्होंने खुद स्टेट असेंबली में बोला कि ये जो मछुआरों का प्रोटेस्ट है ना, ये नेचुरल प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, ये तो कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट के लिए इनको एनकरेज किया जा रहा है, इनको पैसा मिल रहा है और स्टेज्ड है ये प्रोटेस्ट। सोच के देखो, मतलब ये स्टेटमेंट सीएम देते हैं असेंबली में, वो भी लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के सीएम। समझ गए? यहां तक कि एक और जो सीपीएम लीडर थे ना, प्रकाश करात, उन्होंने भी 2005 में ये बोला था कि एनजीओस को फॉरेन फंडिंग इसलिए मिलती है ताकि वो लेफ्ट मूवमेंट से लोगों को लेफ्ट मूवमेंट से दूर कर सकें। तो ऑथर का ना क्लियर आरोप है कि इंडिया के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स, इनको जानबूझकर रोका जाता है। तो अब हमने प्रॉब्लम समझ ली। अब देखो चाइना का माइंडसेट भी हमने समझ लिया। तो स्कॉलर ये कहते हैं चाइना देखो कॉन्फिडेंट नेशनलिस्ट है, उनका गोल क्लियर है कि हमें किसी भी कीमत पे
यूएस को पीछे छोड़ना है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को देखो अब बात करनी चाहिए रिफॉर्म की। किसी भी कीमत पे इंडिया को अब रिफॉर्म लाने पे फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंटरनल बैरियर खत्म करो। देश में इंटरनल ट्रेड के लिए ना बैरियर्स खत्म करो। जैसे जीएसटी एक अच्छा स्टेप है। लेबर मार्केट को स्ट्रीमलाइन करो। जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। मेक इन इंडिया को बूस्ट करो ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अभी भी किसान जो है वो खेती करते हैं लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। पर हेक्टेयर कितनी फसल पैदा होती है? चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है। फिर इसके बाद में कोर सेक्टर रिफॉर्म की भी बात की जाती है। जैसे वाटर मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना होगा, पानी बहुत वेस्ट हो जाता है। प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देना होगा। इन पे ध्यान दिए बिना हम डेवलप कंट्री नहीं बन सकते। फिर तीसरे नंबर पे गवर्नेंस में रिफॉर्म की बात की जाती है राइटर के द्वारा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 56 साल नहीं लगने चाहिए किसी प्रोजेक्ट में। तो जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेके आओ। और बाबू लोग जो इतना करप्शन करते हैं और उनके अंदर चलता एटीट्यूड आ गया है कॉम्प्लेसेंसी वाला, वो खत्म होना चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो आखिरी सवाल देखो यही है, क्या इंडिया ये सब कर सकता है? क्या हम 2047 तक डेवलप नेशन बन सकते हैं? राइटर कहते हैं यस, इंडिया कर सकता है, लेकिन देखो एक शर्त पे। हमें दो चीजों से डील करना पड़ेगा। एक तो कॉलोनियल माइंडसेट से, मतलब उन लोगों से जो आज भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, और दूसरा जो आधा अधूरा सच फैलाकर इंडिया की सक्सेस स्टोरी को बदनाम करना चाहते हैं। तो इन दोनों से हमें दूर रहना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, करियप्पा एंड मानेकशॉ। ये दो फील्ड मार्शल्स थे जिन्होंने देखो करेज को डिफाइन किया। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल में ना काफी सारी वैल्यूज का मेंशन है। सबसे पहली बात जो राइटर बोलते हैं, 1947 के बाद देखो जो हमारे पहले 6 आर्मी चीफ बने ना, उनमें से ये दोनों करियप्पा और मानेकशॉ दोनों सन ऑफ द सोल्स थे। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब देखो इनकी स्कूलिंग, इनका कॉलेज सब इंडिया में हुआ। मतलब ये अंग्रेजों की तरह सैंडहर्स्ट यूके से बनकर नहीं आए थे। ये भारत की मिट्टी में पले बड़े लीडर्स थे। पहले बात करें फील्ड मार्शल करियप्पा की, इनको ना कीपर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? कीपर। इनकी कमीशनिंग कहां हुई थी? दिल्ली कॉलेज है इंदौर में। दिल्ली कॉलेज इंदौर में है, वहां पे इनकी कमीशनिंग हुई थी। वहां एक टेम्परेरी फैसिलिटी बनाई गई थी कैडेट्स के लिए, और वहां से इनका कमीशन हुआ था। और मानेकशॉ की बात करें, इन्हें सैम बहादुर कहते हैं। और ये कहां से आए? ये आए आईएमए देहरादून के पहले बैच से। मतलब आईएमए का जो इनाग्रल बैच था ना, तो ये उसके ग्रेजुएट थे। तो आप देख रहे हैं दोनों की शुरुआत इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से हुई, और दोनों ने बाद में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज क्वेटा से ग्रेजुएशन की। ये जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज क्वेटा है आज के समय में पाकिस्तान में है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो दोनों का जो अंदाज था वो अलग था। दोनों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में खून बहाया था। दोनों को डेकोरेशंस मिले। करियप्पा की बात करें तो देखो जो फील्ड मार्शल करियप्पा थे ना, उन्होंने इराक, पर्शिया और बर्मा में अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज दी, और इसके लिए 3 बार उन्हें डेकोरेट किया गया। मतलब उन्हें OBE मिला। OBE मतलब ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और मानेकशॉ को, फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बर्मा में अपनी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस मिला। और ये मिलिट्री क्रॉस मिलने की कहानी जानते हो कैसी थी? मैं आपको बताता हूं। उनको देखो बर्मा में ना लड़ाई लड़ते हुए ना 7 गोलियां उनको लगी थी। मशीन गन का पूरा जो मुंह था ना इनकी तरफ था। उनके लंग्स, लीवर, किडनी सब डैमेज हो गए थे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने ऑपरेट करने से मना कर दिया था एक बार के लिए। कहा कि इनका बचने का कोई चांस नहीं है। तो इनके साथी ने ना डॉक्टर के ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि आप इनको बचाओ, ये ऑफिसर से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। डॉक्टर ने इनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है? तो जानते हो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने हंसते हुए बोला कुछ नहीं, गधे ने लात मार दी। तो उनका ये ह्यूमर और स्पीड देख के डॉक्टर ने डिसाइड किया कि ये आदमी तो जिंदा रहना चाहिए। तो डॉक्टर ने ऑपरेट किया। तो ऐसी थी देखो इनकी पर्सनैलिटी। तो क्या फर्क था दोनों में? जो करियप्पा थे
देशभक्ति देखो उनके कोर में थी, वो एक ट्रेडिशनल नो नॉनसेंस डिसिप्लिन सोल्जर थे। लेकिन मैनेक्शा देखो इनका बोलने का अंदाज काफी शानदार था, इनकी विट, वो एक मैग्नेटिक मेंटर की तरह थे। मतलब लोग उनकी तरफ ना खींचे चले आते थे। इनके ऊपर मूवी भी बनी है विकी कौशल ने जिसमें काम किया है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो था जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्रंट से लीड करना है, आगे बढ़ के लीड करना है, ऐसे नहीं कि पीछे से सिर्फ ऑर्डर देने हैं। अब राइटर कहानी बताते हैं कि देखो 1947 के बाद देश नया नया आजाद हुआ था और अक्टूबर में पाकिस्तान ने ना जम्मू एंड कश्मीर में अटैक कर दिया। जो उनके काबिली इलाकों के जो राइडर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। सिचुएशन बहुत खराब थी। तब देखो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को ना जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया था वेस्टर्न कमांड का। उन्होंने देखो श्रीनगर में ना 19 इन्फेंट्री डिवीजन को एड्रेस किया और उस एड्रेस में इन्होंने साफ तौर पे ये बोला, हम जनरल तारिक को किसी भी कीमत पे ले कैप्चर नहीं करने देंगे। उस समय तारिक को जानते थे, उन्हें पता था कि जनरल तारिक जो है वो पाकिस्तान के थे और वो ऑपरेट कर रहे थे जो काबिलाई इलाकों के लोग थे। तो इन्होंने बोला कि सीधा सीधा देखो हम ले तो पाकिस्तानी फोर्सेस को नहीं कैप्चर करने देंगे। और इसके बाद उन्होंने बोला कि हमें देखो श्रीनगर से लेके जोजिला पास होते हुए द्रास और कारगिल के थ्रू ले जाना है, इस पूरे जो रूट को ना लिंकअप करना है, अदरवाइज देखो दिक्कत हो जाएगी भारत के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो बीच में ये जोजिला पास था ना, ये जोजिला पास अब जिसकी ऊंचाई थी 10,500 फीट, वहां पे ना पाकिस्तान की फोर्सेस बंकर में बैठी थी। तो करियप्पा ने कहा इस ऑपरेशन की जो सक्सेस है इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम टैंक्स को जोजिला पास के टॉप तक ले जा पाते हैं या नहीं। उन्होंने खुद माना कि इस तरह की जो चीज है आज तक पहले कभी नहीं हुई है। सोचकर देखिए, इतनी ऊंचाई पर बर्फ में रास्ते बिल्कुल नैरो, वहां पर टैंक्स को ले जाना, ये देखो एक मिलिट्री इंपॉसिबिलिटी थी। लेकिन करियप्पा और उनकी टीम में थे मेजर जनरल थिमैया इनकी टीम में थे, जिन्होंने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था। तो फील्ड मार्शल करियप्पा की टीम ने ना ये कर दिखाया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बाइसन। 1 नवंबर 1948 का दिन था। उस दिन 2 बजे मैसेज आया। मैसेज क्या था? मैसेज था, हेलो विक्टर, जोजिला कैप्चर्ड एट 2 PM। ये देखो इतना हिस्टोरिक मोमेंट था कि मेजर जनरल थिमैया की ये दूरदृष्टि थी कि उन्होंने ना इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था। रेडियो ऑपरेटर ने जब ये बोला तो इस वॉइस को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। और आर्टिकल ना उस समय के एक अनसंग हीरो को भी याद करता है, जो थे कैप्टन SDS जानवाल। ये उस लीड टैंक के कमांडर थे जिसने देखो दुश्मन के बंकर्स तोड़े और जोजिला को क्रॉस किया था। मतलब सबसे आगे जो टैंक चल रहा था उसको चला रहे थे कैप्टन जामवाल। अभी हाल ही में अगस्त में कैप्टन जो जामवाल थे वो 100 साल के पूरे हुए थे, मतलब उनकी 100 साल की एज पूरी हो गई थी। तो ये हैं कैप्टन SDS जामवाल, अनसंग हीरो, जो सबसे पहले जोजिला पे अपना टैंक लेके पहुंचे थे। इसके बाद देखो 16 नवंबर को ना द्रास हमारे कब्जे में आ गया और 24 नवंबर 1948 को कारगिल में पहली बार तिरंगा लहराया गया था। और देखो थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं राइटर। जोजिला पास तो देखो हमें मिल गया था, वहां पे अब हमारा कब्जा था। लेकिन लेह और लद्दाख अभी भी बहुत दूर था। आप ये मैप देखिए, श्रीनगर से जोजिला पास तक हम आ चुके थे, लेकिन लेह लद्दाख अभी भी काफी दूर था। तो देखो वहां आर्मी प्रेजेंस जो थी लेह लद्दाख में ना के बराबर थी। मेजर जनरल थिमैया ने कहा, लद्दाख प्रोविंस का नुकसान इंडिया के लिए ना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लो होगा, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होगा लेह लद्दाख का नुकसान। तो हमें देखो हर कीमत पे लेह लद्दाख को पाकिस्तान के चुंगल में जाने से रोकना है। तब ना लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने ना एक आखिरी दाव खेला। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला मिशन लॉन्च किया। उन्होंने फिरोजपुर में ना, उस समय पंजाब के फिरोजपुर में उस समय गोरखा राइफल्स की बटालियन बैठी थी। तो उन्होंने गोरखा राइफल्स की बटालियन को ऑर्डर दिया कि तुरंत ले मूव करो, तुरंत की तुरंत आपको ले मूव करना है। तो ना पहला जो हिस्सा था ना इस बटालियन का, वो देखो
ट्रेन और लोरी से पहले पठानकोट आया और फिर श्रीनगर गए, वहां से मतलब थोड़े थोड़े करके एयरक्राफ्ट से उन्हें लेह की जो एयर स्ट्रिप थी वहां पे लैंड करवाया गया। वहां पहुंचते ही जो सीओ थे ना, यानी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको लद्दाख का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। सोचिए, उन्होंने वहां नए से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, जीरो से। दूसरा हिस्सा, मतलब पहली बटालियन तो वहां पे पहुंच गई, लेकिन दूसरी बटालियन मार्च में पैदल पहुंची। मतलब मनाली से, लोग आजकल मोटरसाइकिल से घूमने जाते हैं, मनाली से लेह तक बटालियन ने ना पैदल मूव किया, 350 किलोमीटर, 25 दिन लग गए। अगस्त सितंबर का टाइम था, ऊंचाई वाला एरिया, ठंड, प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। ये देखो, गोरखा राइफल्स का मार्च था, दूसरी बटालियन थी। तो गोरखा राइफल्स के जवानों ने ना लद्दाख के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया और लद्दाख पाकिस्तान के चुंगल में जाने से बच गया। तो ये तो हमने बात की करियप्पा की। इसके बाद अब बात करते हैं सैम मानेकशॉ की। जब देखो ये सब ग्राउंड पे हो रहा था, तो उस समय मानेकशॉ क्या कर रहे थे? सरदार पटेल ने ना उस समय मानेकशॉ, जो कि देखो दिल्ली में मिलिट्री डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट पे पोस्टेड थे, इनको सीधा भेजा गया कि आप जाइए श्रीनगर में, वहां पे ग्राउंड सिचुएशन को असेस करो और मुझे सीधी रिपोर्ट भेजो। तो जो फील्ड मार्शल, उस समय फील्ड मार्शल नहीं थे, उसमें कर्नल थे, जो मानेकशॉ थे ना, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे थे और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पे जो डिसीजंस थे वो लिए जा रहे थे। समझ गए? करियप्पा वेस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे और उन्होंने जोजिला की लड़ाई और लेह पे कब्जा करना, इन सब को लीड किया था। और मानेकशॉ बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट भेज रहे थे दिल्ली, जिसके बेस पे डिसीजन लिए जा रहे थे। फिर इसके बाद देखो लिगेसी देखिए। मानेकशॉ 1973 में फील्ड मार्शल बने जब वो सर्विस में थे, और करियप्पा को 1986 में 86 साल की उम्र में ऑनरेरी रैंक जो थी वो दी गई थी फील्ड मार्शल की। लेकिन देखो उनकी रैंक से बड़ी करियप्पा की लिगेसी थी। मतलब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये वैल्यूज आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। 1965 की लड़ाई चल रही थी, 1965 की लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई में ना इनके एक बेटे थे। बेटे क्या थे? फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. करियप्पा। वो एयरफोर्स के पायलट थे, और उनका जो एयरक्राफ्ट था वो हिट हुआ और पाकिस्तान में लैंड कर गया। तो करियप्पा के जो बेटे थे ना, उनको प्रिजनर ऑफ वार बना लिया गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? अयूब खान। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये था कि अयूब खान ने ना वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान करियप्पा के अंडर काम किया था। तो अयूब खान ने ना तुरंत रेडियो पाकिस्तान से और हाई कमिश्नर के थ्रू ना जनरल करियप्पा को मैसेज भेजा कि हम आपके बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर रिहा करने को तैयार हैं। तो देखो एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन करियप्पा ने जानते हो क्या जवाब दिया? उन्होंने ये बोला कि लुक आफ्टर ऑल ऑफ देम वेल, मतलब जितने भी प्रिजनर ऑफ वार है ना, सबको ट्रीट करो, सारे मेरे बेटे हैं। ये जवाब जनरल करियप्पा ने उस समय दिया था। तो ये थी इंटीग्रिटी, ये है एथिक्स, ये है सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज का एग्जाम्पल। कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, मेरा बेटा भी वैसा ही जैसा बाकी सैनिक, सब मेरे बेटे हैं। तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर देखो 1971 में ना मानेकशॉ का कंट्रीब्यूशन देखिए। 1971 में उन्होंने ना पावर को आईना दिखाया। मतलब 1971 की बात है, ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे थे, लाखों रिफ्यूजीज भारत में आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ना उस समय कैबिनेट मीटिंग बुलाई और सैम मानेकशॉ भी उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे। पीएम ने बोला, सैम आई वांट यू टू गो इनटू ईस्ट पाकिस्तान, यानी ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करो। लेकिन सैम ने मना कर दिया। उन्होंने पावर को आईना दिखाया और बोला कि देखो आर्मी अभी तैयार नहीं है, हमारे पास इतना एम्युनिशन, इतने ट्रूप्स, सब कुछ वार रेडी नहीं है, और मानसून भी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा ना, ईस्ट पाकिस्तान नदियों का देश है, वहां पे देखो आर्मी पानी में फंस जाएगी। कहते हैं उन्होंने तो ये तक बोल दिया था इंदिरा गांधी को कि आप चाहो तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, आप ये इंप्लीमेंट करवा लीजिए किसी दूसरे आर्मी चीफ से। और इन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर हमने अभी अटैक किया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि 100% हम हारेंगे। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली और अटैक कब हुआ? अटैक हुआ ईस्ट पाकिस्तान पर कुछ महीने बाद, दिसंबर 1971 में। रिजल्ट क्या निकला? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो यह है मोरल करेज, अपने पॉलिटिकल बॉस को नो कहने की हिम्मत, जो आज के समय में सिविल सर्वेंट्स में नहीं देखने को मिलती। समझ गए? फिर एक बात यह बोली जाती है कि
मैनेक्सा जब रिटायर हुए ना, तो उनके ड्राइवर ने भी रिजाइन करने का सोचा। तो श्याम सिंह ड्राइवर का नाम था। तो मैनेक्सा ने बोला कि तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा यार, तुम रिटायर क्यों हो रहे हो मेरे जाने के बाद में। तो श्याम सिंह बोला कि साहब, आपको ड्राइव करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को ड्राइव नहीं कर सकता। तो मतलब ये लॉयल्टी का लेवल था। और बाद में देखो, श्याम मैनेक्सा ने ना उनको 25 एकड़ ज़मीन दे दी थी। उस समय ज़मीन के रेट इतने हुआ नहीं करते थे, तो उन्होंने सैम मैनेक्सा को वार जागीर के तौर पे ना सोनीपत में 25 एकड़ ज़मीन मिली थी, तो उन्हें पूरी ज़मीन ना ड्राइवर श्याम सिंह के नाम कर दी। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी थे सैम मैनेक्सा। और इवन आप और भी देखिए, अब होता क्या है, 1 जनवरी 1973 को ना सैम मैनेक्सा को फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल देखो एक 5 स्टार रैंक है, लाइफ टाइम रैंक होती है। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, उन्हें लाइफ लॉन्ग सैलरी और पर्क्स मिलते हैं। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की इनसेंसिटिविटी देखिए, उन्हें फील्ड मार्शल की सैलरी नहीं दी गई। कितने सालों तक? 34 सालों तक। सोचिए, देश का पहला फील्ड मार्शल 1971 का हीरो अपने हक के लिए लड़ता रहा। फाइनली देखो 2007 में जब प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम को पता चला, तो उन्होंने इंटरवेंशन किया और तब जाके डिफेंस सेक्रेटरी ने 1 करोड़ 16 लाख का जो चेक था वो हॉस्पिटल में जाके सैम मैनेक्सा को दिया। और उन्होंने देखो फिर भी इस पैसों का यूज़ नहीं किया। इतने सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने सारा जो पैसा था आर्मी विडो वेलफेयर फंड को डोनेट कर दिया। अपने लिए एक पैसा भी उन्होंने नहीं रखा। और जब 26 जून 2008 को जब उनका निधन हुआ, तो ना तो आर्मी चीफ, ना नेवी चीफ, ना एयरफोर्स चीफ उनके फ्यूनरल में पहुंचे। तो ये लैक ऑफ ग्रेस है, बेशर्मी है, जाना चाहिए, मतलब बहुत ही गलत बात। करियप्पा ने देखो क्या सिखाया, इंटीग्रिटी और नेशन फर्स्ट की अप्रोच करियप्पा ने हमें सिखाई। और मैनेक्सा ने क्या सिखाया? मोरल करेज और कंपैशन। मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुकना नहीं है, अपने ड्राइवर्स तक का ख्याल वो रखते थे। तो ये थी पूरी डिस्कशन। आज की लास्ट में क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है चाइना की डेवलपमेंट जर्नी से संबंधित, जो आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब इंडिया का चाइना से जो कंपैरिजन है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।